हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उन डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पे आपके पास फॉर्मुलेस पहले से यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, ये मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला मैं उसके लिए लिखा हूँ। अगर फाइनाइट लेंथ होगा तो आप एंगल निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज कितना होता है, तो रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर रो डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा हूं इसलिए यहाँ पे रो स्क्वायर है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस से। ठीक है, और ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। सिमिलरली अगर एक सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालते हैं तो वो भी आपका रो एल इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यहाँ पे 3/2। ठीक है, और ये भी अगेन नॉर्मल वेक्टर, मतलब जिस भी प्लेन में आपका सर्कुलर रिंग प्लेस्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और ऑल अदर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेज हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज 100 पिकोकूलम इज लोकेटेड एट 4 1 -3 while the x-axis carries 2 nanocoulomb per meter. If the plane z equal to 3 also carries charge 5 nanocoulomb per meter, then find electric field intensity at 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पॉइंट चार्ज है, एक लाइन चार्ज है और एक सरफेस चार्ज है। इन तीनों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो तीनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट E1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो दैट इज E1 इक्वल टू चार्ज इज 100 पिकोकूलम, so this is 100 into 10⁻⁻12 divided by 4 pi epsilon naught, 4 pi into 10⁻⁻9 divided by 36 pi epsilon naught की वैल्यू। ठीक है, देन वेक्टर R कितना होगा, तो यहाँ पे देखो मैं एक बार लिख लेता हूं इसको, वेक्टर R डिवाइडेड बाय वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। अब वेक्टर R डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये वेक्टर R लिखना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमको किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, 1 1 1 पे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है जिस पे हमको निकालना है, फाइनल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है 1 1 1 है। ठीक है, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, तो जिसपे चार्ज आपका प्लेस्ड है। इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, जिसपे आपका चार्ज प्लेस्ड है। चार्ज किस पे प्लेस्ड है, 4 1 -3 पे, तो 4 1 -3। तो जो वेक्टर R होता है वो डिस्प्लेसमेंट है आपका कहां से, इस 4 1 -3 से 1 1 1 पे। क्योंकि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q और उसकी वजह से किसी पॉइंट 1 1 1 पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ लाइन ज्वाइन करोगे और इस लाइन ज्वाइनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर R। तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट।
तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और जहां से हम लोग जिसकी वजह से निकालना है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो वो इनिशियल पॉइंट क्या है, जहां पे चार्ज लोकेटेड है, दैट इज 4 1 -3। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि वेक्टर आर कितना होगा, तो वेक्टर आर हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। तो ये आपका फाइनल पॉइंट था और इनिशियल पॉइंट क्या है 4 1 -3। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 1 -4। ठीक है, तो 1 -4 ax कैप। ठीक है, क्योंकि हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं और ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ax प्लस 1 माइनस ऑफ 1 -1, ये क्या हो जाएगा ay कैप प्लस 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 माइनस ऑफ -3। ठीक है, ये z कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा az कैप। सो दिस इज इक्वल टू -3ax प्लस 0ay प्लस 4az, और वी कैन राइट -3ax प्लस 4az। तो दिस इज योर वेक्टर r। ठीक है, नाउ इट्स मैग्नीट्यूड, so magnitude of this vector r is capital R, which is root over -3 का whole square plus 4 का whole square, which is nothing but 5। ठीक है, ये 9, ये 16, 25, जो कि आ जाएगा 5। तो now coming back to this formula E1, so this E1 would be 100 into 10 raised to power -12 divided by 4 pi into 10 to the power -9 divided by 36 pi vector r, which is -3ax cap plus 4az cap divided by 5 का क्यूब। ठीक है, तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा -21.57 ax cap प्लस 28.76 az कैप मिलीवोल्ट पर मीटर। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो ये मिल जाएगा मिलीवोल्ट पर मीटर्स में। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ लेट्स राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ड्यू टू लाइन चार्ज। और ये जो लाइन चार्ज है ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, बिकॉज पूरे एक्स एक्सिस में लाइन चार्ज प्लेस्ड है। तो पूरे एक्स एक्सिस में प्लेस्ड है, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा उसका रेंज क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 कितना होगा, तो दिस इज ρl अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर एंड वेक्टर रो। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर रो क्या होगा, अगेन यहाँ पे ये वेक्टर रो का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेक्टर रो कैसे निकलेगा, तो ये वेक्टर रो देखो अगेन हमको निकालना कहाँ पे है 1 1 1 पे निकालना है, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। वेक्टर रो को मैंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम लाइन चार्ज टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लाइन चार्ज से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब लाइन चार्ज से मैं डिस्प्लेस होके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां तक जा रहा हूं। ठीक है, तो जहां पे मैं पहुंच रहा हूं वो मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, और जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल पॉइंट क्या है 1 1 1 है। अब इनिशियल पॉइंट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में आपका लाइन चार्ज प्लेस है। तो एक्स एक्सिस की खास बात क्या है कि एक्स एक्सिस में वाई और जेड क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आपका वाई और जेड क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, तो एक्स एक्सिस इट मीन्स वी कैन से वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और कोई भी जो लाइन चार्ज होगा वो हमेशा आपको डिफाइन होगा दो प्लेन से, क्योंकि दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा उसको आप एक लाइन चार्ज या उसको एक एक्सिस आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फ्लोर की बात करते हैं, तो अगर मान लो कि मेरे पास इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 0 है वहां पे, तो y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन।
ठीक है। तो ये आपका एक्स प्लेन हो गया, ये वाला जो एक्स और ये जेड, तो ये एक्स प्लेन हो गया, ठीक है। अब z इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन जो होगा ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये वाला पूरा प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन है, और ये जो पूरा प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। अब ये दोनों प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाई एक्स जेड प्लेन और ये जो एक्स वाई प्लेन है कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दो प्लेन का इंटरसेक्शन। तो ये एक्स जेड प्लेन और वाई एक्स प्लेन का इंटरसेक्शन है। तो एक्स एक्सिस को मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं वेक्टर रो के लिए। तो वेक्टर रो क्या होगा, हमारा फाइनल पॉइंट था 1 1 1, ठीक है। इसमें ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, जहां से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से ड्रॉ करेंगे, जहां पे लाइन चार्ज प्लेस होगा। लाइन चार्ज प्लेस कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, या फिर y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 पे है। तो इसका मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1, 0, 0, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है। देखो जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट तो सेम ही रहेगा। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि मैं आपके सामने इस तरीके से एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सपोज करो इस एक्स वाई में एक कोऑर्डिनेट है 3,4। ये कोऑर्डिनेट 3,4 का क्या मतलब है कि आप एक्स में कितना डिस्टेंस गए होगे, 3, और y में कितना डिस्टेंस गए होगे, 4। तभी आप इसको क्या बोलोगे, इस पॉइंट को 3,4, ठीक है। 3,4 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 3 है, मतलब 0 से 3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और y की वैल्यू 4 है, मतलब 0 से 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ y। अब देखो इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो जिस पॉइंट से आप जिस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, उस पे वो वाला जो पॉइंट है वो सेम रहने वाला है। क्योंकि अगर मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पे भी x की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहां पे भी x की वैल्यू कितनी है, 3 है। भले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, 3,0 है, तो यहां पे x क्या है, सेम है, बट y क्या है, चेंज हो रहा है। अब वैसे ही मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, तो देखो y की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, क्योंकि y की वैल्यू 4 यहां पे भी है और यहां पे भी y की वैल्यू 4 है। इस लाइन पे मैं कहीं पे भी मूव करूंगा तो y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 4 ही रहने वाली है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पे x की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने 1,0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया 1,1,1 पे, तो जब मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा तो x तो मुझे सेम मिलने वाला है, x तो मुझे सेम ही मिलने वाला है। बट y की वैल्यू जो है x एक्सिस पे 0 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू भी 0 है, तो इसीलिए y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 लिए। और जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उस पे y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप इसमें वेक्टर रो जो है वो आप इजीली लिख सकते हो। तो वेक्टर रो क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो x जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 माइनस 0 ay और 1 माइनस 0 az, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ गया, ay प्लस az, वेक्टर रो, ठीक है। दिस इज वेक्टर रो। नाउ इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज E2 इक्वल टू ρl। तो यहाँ पे लाइन चार्ज की वैल्यू है 2 नैनो कूलम पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 × 10⁻⁹ इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई रो स्क्वायर। तो रो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर, और वेक्टर रो लिखेंगे मतलब कितना हो जाएगा, ay प्लस az कैप, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 17.97 AY कैप प्लस AZ कैप वोल्ट पर मीटर। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक, अब थर्ड हमको क्या बोल रहा है कि इफ द प्लेन z इक्वल टू 3, देखो अब थर्ड क्या बोला, इफ द प्लेन z इक्वल टू 3 ऑल्सो कैरीज चार्ज 5 नैनो कूलम पर मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग E3 ड्यू टू सरफेस चार्ज, ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज शीट। ठीक है, तो E3, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, तो दिस इज रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल वेक्टर। अब इसमें अच्छी बात यह है कि हमको इसमें कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल वेक्टर। तो ये आपके वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 नैनो कूलम, है ना। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 36 पाई। अब नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, तो नॉर्मल वेक्टर को मैंने डिफाइन किया था कि शीट से अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वही आपका पॉजिटिव नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, और अगर आप शीट से, इनफाइनाइट शीट से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जब मूव करोगे, अगर वो निगेटिव डायरेक्शन है तो निगेटिव नॉर्मल वेक्टर आएगा। ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर z होगा कि x होगा कि y होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो शीट है वो z इक्वल टू 3 प्लेन में प्लेस्ड है, तो z इक्वल टू 3 प्लेन का क्या मतलब होता है, xy प्लेन। ठीक है, z इक्वल टू 3 प्लेन का क्या मतलब होगा, xy प्लेन। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये 0 है, मान लो यहाँ कहीं पे 3 है, z की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे z इक्वल टू 3 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मेरा शीट है। ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस तरीके से z इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शीट प्लेस्ड है। अब इस शीट से मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जब मूव कर रहा हूं तो z इक्वल टू 3 है यहाँ पे, तो z इक्वल टू 3 से मैं कौन से डायरेक्शन पे जा रहा हूं, मुझे निकालना किस पॉइंट पे है, 1 1 1 पे। ठीक है, मुझे निकालना किस पॉइंट पे था, 1 1 1 पे। तो z इक्वल टू 3 से जब मैं z इक्वल टू 1 की तरफ जा रहा हूं तो एक्चुअली मैं वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब मैं निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं। 3 से अगर आप 1 की तरफ जा रहे हो मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, निगेटिव डायरेक्शन में जब जाओगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, ये चीज पता चल गई। अब इस शीट का जो डायरेक्शन होगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर जो होगा डिफरेंशियल सरफेस का, वो क्या होगा, तो इस शीट, ये शीट है आपका xy प्लेन, तो xy का नॉर्मल क्या होता है, z एक्सिस। ठीक है, तो ये xy है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, z एक्सिस इटसेल्फ। तो z एक्सिस मतलब आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर az होगा, और क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो इसीलिए वो क्या होगा, माइनस az। ठीक है, तो जो भी प्लेन आपको डिफाइन होगा वही आपका एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर होगा। जैसे अगर z इक्वल टू 3 दिया है तो az ही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, अगर आपको x इक्वल टू 5 दिया है तो ax ही इसका नॉर्मल वेक्टर होगा। इसका मतलब है कि जो भी प्लेन आपको दिया रहेगा वही उसका, उसी डायरेक्शन में उसका नॉर्मल वेक्टर होगा। बस आपको ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। सिंस वी आर गोइंग इनटू द नेगेटिव डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज E3। नाउ E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा -282.74 AZ कैप वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड आफ्टर एडिंग all this E3, E2 and E1 we will get minus 0.0215 AX cap plus 17.97 AY cap minus 282.74 AZ cap वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट पॉइंट 111 ड्यू टू चार्ज, लाइन चार्ज एंड सरफेस चार्ज। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। लाइन x इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -1 कैरीज चार्ज 20 नैनो कूलम पर मीटर, while plane x इक्वल टू -2 कैरीज चार्ज
4 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज -5 मिलीकूलम लोकेटेड एट ओरिजिन। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे ही जनरल एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको एक लाइन चार्ज दिया हुआ है x=3 -1। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हमेशा लाइन चार्ज जो होगा वो 2 प्लेन से डिफाइन होगा, तो x=3 एंड z=-1। तो इस तरीके से हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है। ठीक है, अब वाइल x=-2 प्लेन, तो अगर ये हमारे पास x=-2, ये अगर सपोज करो x=-2 प्लेन पे एक सरफेस चार्ज है, x=2 मतलब कौन सा प्लेन हो गया, yz प्लेन हो गया, तो x=-2। ठीक है, तो ये x=-2 पे। ठीक है, नाउ और इसकी वैल्यू कितनी है, ρs 4 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ρl की वैल्यू कितनी है, 20 नैनोकूलम पर मीटर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, देखो फाइंड द फोर्स निकालना है, फोर्स एट ऑन ए पॉइंट चार्ज, मतलब यहां कहीं पे एक पॉइंट चार्ज है मान लो। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज कहां पे लोकेटेड है, -5 नैनोकूलम का जो पॉइंट चार्ज है मिलीकूलम का, ये -5 मिलीकूलम का जो पॉइंट चार्ज है दैट इज लोकेटेड एट ओरिजिन, मतलब 0 0 0 पे। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि जो भी फोर्स लगता है चार्ज पे वो या तो किसी अदर पॉइंट चार्ज की वजह से लगता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से लगता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, F=QE। ठीक है, या फिर हमारे पास कोई और चार्ज होना चाहिए जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगे। अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि दो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन चार्ज है और एक सरफेस चार्ज है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जनरेट हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जनरेट हो रहा है तो उस पर अगर मैं पॉइंट चार्ज रखता हूं, क्योंकि अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा वो आउटवर्ड होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज कोई शीट होती है या लाइन होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ओरिजिन पे जो भी चार्ज रखा होगा उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, और वैसे ये जो लाइन चार्ज है ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वजह से भी जो फील्ड इंटेंसिटी होंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड्स होंगी, और आउटवर्ड होगी हर डायरेक्शन पे, आउटवर्ड हर डायरेक्शन पे होगा। और हमको पता है कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियल डायरेक्शन होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से भी इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा और वही फोर्स हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्लियर है, और वो फोर्स कितना होता है, तो दैट इज F= चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जनरेट हो रहा है दैट विल बी द सम ऑफ ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज एंड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेट अस से E1 ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है, ρl/2πε0 रो स्क्वायर वेक्टर रो। ठीक है, वेक्टर रो लिख लेते हैं, तो वेक्टर रो क्या होगा, फाइनल पॉइंट, हमारा फाइनल पॉइंट क्या है 0 0 0, और इनिशियल पॉइंट क्या है 3 और -1, और y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इसमें जो बच जाएगा, जो दूसरा वेरिएबल जो भी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट से अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, देखो x=3 और z=-1 को अगर आप मिलाओगे तो वो कौन सा प्लेन एक्सिस आ जाएगा, y एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो लाइन चार्ज जो है वो या तो y एक्सिस में प्लेस्ड है या तो y एक्सिस के पैरेलल कहीं पे प्लेस्ड है। तो जब आप उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो y की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो आपका जो फाइनल पॉइंट है वो है 0 0 0, और इनिशियल पॉइंट जो होगा वो कितना है 3 0 एंड -1। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो जो प्लेन दिया है बस उसी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और जो भी थर्ड बचेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है x=2 y=-2। ठीक है, अगर ये दो प्लेन दिया हुआ है तो इस केस में अगर आप रो लिखोगे तो वेक्टर रो क्या हो जाएगा
मान लो हमको निकालना 0 0 0 पे है, ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट 0 है तो 0 माइनस 2 ax कैप प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 2 ay कैप और z की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रहेगी, यहाँ पे भी 0, तो 0 माइनस 0 az कैप। तो इसका मतलब है कि जो भी दो प्लेन आपको दिया है उसी दो की डायरेक्शन पे ही आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ax मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से दो प्लेन हमको दिए हैं, उसी के टर्म्स में वेक्टर रो आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आएगा, देखो 0 माइनस 3, तो ये माइनस 3 ax कैप हो गया, y की वैल्यू सेम है तो 0 हो गया और z की वैल्यू 0 माइनस 1 कितना हो गया, प्लस az, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर रो, और वेक्टर रो का मैग्नीट्यूड रूट ओवर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया रूट 10, ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 वुड बी रो एल कितना है 20 नैनो कूलम, सो 20 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई रो स्क्वायर मतलब हो गया रूट 10 का स्क्वायर दैट इज 10 वेक्टर रो इज माइनस 3ax कैप प्लस az कैप, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁹ कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया और ये कैंसिल हो गया और 72 पाई आ जाएगा, ये 72 और ये माइनस 3ax प्लस az, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा, अच्छा ये कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज योर माइनस 108 ax प्लस 36 az, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, ठीक, वोल्ट्स पर मीटर में, क्लियर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज, ठीक है। इनफाइनाइट सरफेस चार्ज की वजह से E2, so this is nothing but rho s upon 2 epsilon naught नॉर्मल वेक्टर, तो rho s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁹ नैनो कूलम और 2 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये कौन सा प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 है मतलब yz प्लेन है, yz का नॉर्मल क्या होगा x, तो अगर आपको x प्लेन दिया हुआ है x इक्वल टू -2 प्लेन तो x के डायरेक्शन पे ही एग्जिस्ट करेगा। अब आपको x इक्वल टू -2 पे प्लेस्ड है, आपको निकालना कहाँ पे है, ओरिजिन पे, तो -2 से अगर आप 0 की तरफ जा रहे हो मतलब कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसीलिए ये नॉर्मल वेक्टर जो होगा प्लस ax कैप होगा, ठीक है, प्लस ax कैप। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72 ax कैप, 72 पाई ax कैप, ठीक है, दिस इज E2। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E1 प्लस E2 से, इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 118.19 ax कैप प्लस 36 az कैप, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये आपका वोल्ट पर मीटर में आ गया। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों मिलके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहे हैं ये आपको मिल गया है। तो इस पे आपने पॉइंट चार्ज प्लेस कर दिया 5 मिलीकूलम का, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा QE से F इक्वल टू -5 इंटू 10⁻³ -5 मिलीकूलम का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 118.19 ax कैप प्लस 36 az कैप, ये आ गया न्यूटन्स में। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा -0.0591 ax कैप माइनस 0.18 az कैप न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फोर्स जो है -5 मिलीकूलम पे इतना लगेगा। So coming to the next question, question number 3, which is plane x plus 2y equal to 5
carries charge rho s equal to 6 nanocoulomb per meter square, determine electric field intensity at -1, 0 and 1। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखा जाए तो। इसमें आपको बोल रहा है कि एक प्लेन है और उस प्लेन की वजह से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आपको पता है कि जो भी प्लेन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज E इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि नॉर्मल वेक्टर इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक क्या होता था कि जो प्लेन है वो या तो x इक्वल टू 0 या तो y इक्वल टू 2 या z इक्वल टू -3 इस तरीके से डिफाइन होता था। तो अगर कोई भी एक ही वेरिएबल के टर्म्स में होता था लाइक x इक्वल टू 0 तो मैं बोलता था कि x इक्वल टू 0 मतलब yz प्लेन होगा और yz का नॉर्मल x इटसेल्फ होगा। तो आपको बस ये देखना होता था कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर तो जो भी प्लेन होता था उसी के अलॉन्ग होता था। अगर x इक्वल टू 0 है तो ax होगा, y इक्वल टू 2 है तो ay होगा और z इक्वल टू -3 है तो az होगा। ये इसके नॉर्मल वेक्टर्स होंगे। पॉजिटिव निगेटिव हम लोग अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन इस बार ये जो प्लेन है वो x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्लेन को हम लोग कैसे इसका नॉर्मल वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है तो पहले तो हम लोग इस प्लेन को हम लोग लिख लेते हैं इस फॉर्म में कि ये फंक्शन ऑफ x और y है। तो f x, y वी कैन राइट इट एज x प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ, x प्लस 2y माइनस 5 ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x और y। तो नॉर्मल वेक्टर लिखने के लिए, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको इस स्केलर का ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो किसी भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका ग्रेडियंट लेके उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलो इसको सेपरेटली देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ f अगर मुझे लिखना है तो ये क्या होता है, डेल f अपॉन डेल x ax कैप प्लस डेल f अपॉन डेल y ay कैप। क्योंकि x और y ही मालूम है तो मुझे z के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, so we will get 1, so 1 into ax. When we differentiate it with respect to y, we will get 2 ay. So ये आ गया आपका gradient of f। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज रूट 5। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर आपको मिल जाएगा an दैट विल बी योर ax प्लस 2ay डिवाइडेड बाय रूट 5। ठीक है, तो ये मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल गया। किसी भी प्लेन का अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। नॉर्मल वेक्टर तो निकाल लिए लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इस प्लेन से मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उसके लिए आपको प्लेन को ड्रॉ करने भी आना चाहिए। तो प्लेन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो हमारे पास जो प्लेन दिया हुआ है वो दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस प्लेन को ये तो कंफर्म है कि ये एक्स वाई प्लेन होगा, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही आएगा इस तरीके से। ये x है, ये y है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये y एक्सिस में x की वैल्यू कितनी होती है, इंटरसेप्शन विथ y एक्सिस। y एक्सिस में x की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो put x equal to 0. So when we put x equal to 0 in this equation, we will get 0 plus 2y equal to 5. मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5. ठीक है, similarly if we find intersection with x axis, तो x axis में y की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो put y equal to 0 in this equation, मतलब कितना आ जाएगा, x plus 0 equal to 5, मतलब x इक्वल टू 5। तो आपको x पे और y पे इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये जो प्लेन है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये प्लेन होगा जहां पे y की वैल्यू कितनी है, 2.5 है और x की वैल्यू कितनी है, 5 है।
तो ये 2.5 से 5, ये 2.5 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन होगा x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपका देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो -1 0 1 है, तो -1 और 0 मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 यहां कहीं पे आएगा, ये -1 और ये 0, ये वाला पॉइंट होगा। x और y बस देखना है मुझे, क्योंकि इस प्लेन के अकॉर्डिंग मेरे पास -1 और 0 दो ही चीज आ रही है, तो ये -1 और 0 x और y। अब इस प्लेन, ये प्लेन आपका अगर मान लो इस तरीके से एक्सटेंडेड है ना, क्योंकि ये तो एक्सटेंड होगा यहाँ पे, ये प्लेन है। अब देखो इस प्लेन से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मुझे जाना है तो मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो प्लेन है उससे बिलो मैं मूव कर रहा हूं, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, इसका मतलब है कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्लेन दैट इज हैविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 6 nanocoulomb, which is 6 into 10 to the power -9 divided by 2 epsilon naught, epsilon naught मतलब 10 to the power -9 divided by 36 pi an। ये an क्या होगा, माइनस साइन के साथ नॉर्मल वेक्टर हम लोग निकाले थे ax प्लस 2ay डिवाइडेड बाय √5, ठीक है। तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको पूरे को सॉल्व करके तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू है -151.7 ax कैप -303.47 ay कैप वोल्ट पर मीटर। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का पर्पस ये था कि आपको पता रहे कि किसी भी रैंडम प्लेन को अगर आपको दिया है तो उसका नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब आप पॉइंटिंग वेक्टर भी पढ़ते हो। कई लोग प्लेन वेव प्रोपोगेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के ईएससी के सिलेबस में प्लेन वेव होता है तो वहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर भी होता है, तो वहाँ पे हमको डिफरेंशियल सरफेस यानी इसी प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकालना पड़ता है। तो किसी भी प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ग्रेडियंट निकालो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आपको बस ये देखना है कि उस प्लेन से आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर नेगेटिव होगा, अपवर्ड मूव करेंगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का पर्पस ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, a ring placed along y square plus z square equal to 4 comma x equal to 0 carries a uniform charge of 5 microcoulomb per meter, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 प्लेन है, मतलब yz प्लेन है, तो x इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 4 पे एक रिंग प्लेस्ड है, yz प्लेन पे एक रिंग प्लेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट 300। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q आर लोकेटेड एट 0 -30 एंड 030 in addition to the ring, find the value of q such that the electric field at point p मतलब 300 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 करने के लिए आपको पॉइंट चार्ज 0 -30 और 030 पे कितना मैग्नीट्यूड का पॉइंट चार्ज प्लेस करना पड़ेगा, सो दैट जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों पॉइंट चार्ज और इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है 300 पे बिकॉज ऑफ दिस रिंग। तो रिंग की वजह से, एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ρl इंटू रो इंटू एच 2 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब रो क्या चीज होता है, तो रो इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग एंड एच मतलब इसका डिस्टेंस, सर्कुलर रिंग का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, सपोज अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं इस तरीके से, ये एक सर्कुलर रिंग है,
ये वाई जेड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से देखो एक सर्कुलर रिंग है, ये पूरा सर्कुलर रिंग है, आपका पॉजिटिवली चार्ज है ये, ठीक है। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है रो, ये आपको दिया हुआ है यहां से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, तो इस सर्कल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका सेंटर कितना है, 0 0 है, तो इट इज प्लेस्ड along the center of this yz plane, ठीक है। तो it is symmetrical about its origin and it is having radius 2 because we know that the circle equation is x minus a whole square plus y minus b whole square plus r square where a and b are center and radius is r। क्लियर। तो इसको कंपेयर करेंगे तो सेंटर जो है वो 0 0 पे आना चाहिए, तो सर्कुलर रिंग जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ओरिजिन पे उसका सेंटर है और रेडियस इसका 2 है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमको निकालना किस पॉइंट पे है, तो देखो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ड्यू टू सर्कुलर रिंग हमेशा उसके नॉर्मल डायरेक्शन पे होता है। तो ये yz प्लेन पे अगर प्लेस्ड है, x इक्वल टू 0 मतलब yz प्लेन, तो yz प्लेन पे अगर प्लेस्ड होगा तो उसका नॉर्मल क्या होगा, x होगा। तो मुझे इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ x को ही फोकस करना है, भले ही यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है, अगर इस पॉइंट P की जगह पे 3 4 और 5 इस तरीके से भी वैल्यू दिया होता तो मुझे सिर्फ कहां पे फोकस करना है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, मतलब x के डायरेक्शन पे जो पॉइंट है। तो x पे पॉइंट कितना है, 3 है, तो मतलब मुझे निकालना कहां पे है, 3, 0, 0 पे निकालना है, ठीक है। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो h क्या होता है, तो इसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, या फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। अभी तो ये ओरिजिन में प्लेस्ड है, हम लोगों ने जो थ्योरी में डिस्कशन किया था उस पर भी मैंने ओरिजिन पे प्लेस किया था, लेकिन हाइट h क्या होता है, तो जो भी आपका सर्कुलर रिंग का सेंटर होगा उसका डिस्टेंस कहां, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, ठीक है। तो इसका सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वही आपका h होगा, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 0 से 3 तक का डिस्टेंस 3 है। क्लियर। तो आपको इस तरीके से देखना है कि जो भी सर्कुलर रिंग होगा उसका सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल डायरेक्शन पे वही आपका h होगा। क्लियर। सो h की वैल्यू भी मिल गई, रो की वैल्यू मिल गई, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली लिख सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, रो एल। तो रो एल कितना है यहाँ पे, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई रो स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो रो स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस h स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है, होल टू द पावर 3/2, और ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, रो एल इंटू रो इंटू एच। तो रो कितना है 2 और h कितना है 3, और नॉर्मल वेक्टर मतलब ax कैप, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आपका वैल्यू आएगा अराउंड 36143.27 ax कैप वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा एट 0.300। क्लियर। यहां पे अभी ये पॉइंट नहीं है ना, 0.300 पे ही निकालना है। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। सो इसमें आपको क्या बोला है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट, एक पॉइंट चार्ज है मान लो Q that is located at 0 - 30 and there is another point charge Q which is located at 0 30। इन दोनों की वजह से सेम पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है that is 300, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 लिख लेते हैं मान लो। तो E1 कितना आएगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां से यहां तक लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ E1। क्लियर। तो कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है, तो वो हमको पता नहीं, निकालना है। वेक्टर R, तो वेक्टर R कितना होगा, तो ये पॉइंट है फाइनल 3 - 0, तो 3 - 0 ax कैप प्लस 0 - 3, तो ये हो गया 0 - -3 ay कैप, ठीक है, और 0 - 0 az कैप, तो ये 0 - 0 az कैप हो जाएगा।
होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 3 का स्क्वायर और रूट ओवर इट मतलब 3/2। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ से हमको जो भी वैल्यू मिलेगी ये आएगा 9 + 9 18 टू द पावर 1। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आएगा ये q है, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ से 3ax कैप आएगा और यहाँ से 3ay कैप आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ से 18 आएगा तो 18 टू द पावर 1.5। ठीक, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक, अब वैसे इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइन करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। ठीक है, तो ये E2 कितना हो जाएगा, तो दिस E2 वुड बी, चार्ज कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लिखते हैं वेक्टर R। तो वेक्टर R क्या होगा, तो ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3 - 0 ax कैप प्लस 0 - 3 ay कैप और 0 - 0 az कैप होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड -3 का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट करेंगे तो हाफ आएगा और उसका क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सेम एज दिस वन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी, इसको सॉल्व करो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा 3ax कैप माइनस 3ay कैप डिवाइडेड बाय ये भी 9 + 9 18, तो ये भी 18 टू द पावर 1.5 आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस एंड द रिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू लाइन चार्ज, सॉरी सर्कुलर रिंग, ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ये तीनों का सम है और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट का कितना है आपके पास, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है इसमें बस y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, x कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसमें 3ay है और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो -3ay है। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक बार आपके लिए, तो यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ से हमारे पास है 3ax प्लस 3ay डिवाइडेड बाय 18 टू द पावर 1.5। ठीक है, ये E1 हो गया प्लस E2 कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है आपके पास 3ax माइनस 3ay डिवाइडेड बाय 18 टू द पावर 1.5 प्लस 36143.27 ax कैप। इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब इसको आप सॉल्व करके वैल्यू q की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद q की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 102.4 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा -102.4 माइक्रोकूलम्स।